Good morning, viewers. Myself, Dr. Rachel Shah, on behalf of Homeopathic Medical Association of India, Ahmedabad unit, I welcome you all. And again, we are here with a new and exciting topic with one of the senior doctor of Ahmedabad, Dr. Shashank Kothari, sir. I welcome you, sir. Hello, Welcome. हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी बिकॉज आज का टॉपिक है जो जनरली इनिशियली प्रैक्टिस डेज में हम केस लेते भी घबराते हैं और हम हमेशा डाउट में होते हैं कि इनक्योरेबल डिजीज के केसेस हम कैसे रिजॉल्व करें या पेशेंट को कैसे हम क्योर दें। बस उसी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल लेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे बट विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज वी ऑल आर नोइंग दैट होम्योपैथिक फ्लरिश विथ डिफरेंट सिस्टम। Ultimately, as aphorism 1 says, the only and high mission is to cure, restore the sick. And same way, आज हम एक डिफरेंट सिस्टम के साथ एक न्यू अप्रोच एंड न्यू केसेस विथ लॉन्ग फॉलोअप डिस्कस करेंगे विथ डॉक्टर शशांक कोठारी सर। सर इज प्रैक्टिसिंग सिंस 27 years this homeopathic and he is MD. He has worked with different trusts. He is a principal and medical superintendent and professor in Department of Physiology in Gandhinagar Homeopathic Medical College, Gandhinagar. Sir is regularly visit at Dahod and Mumbai with some days of the months and sees the patients of different. Sir is practicing actually basis of SSRH, sir. Yeah. So I hand over you, sir, Mike. Sir, आप बताएं हमें कि ये सिस्टम क्या है and how this system helps in homeopathy with different incurable cases. क्योंकि आज का हमारा मेन वही है कि स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन डिफरेंट काइंड ऑफ इनक्योरेबल डिजीज। सो वेलकम यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आप लोगों को HMI यूनिट को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी ये सब बिगिनिंग है। तो इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों को अलग अलग अप्रोच से कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो एक आप लोगों ने जो रास्ता स्टार्ट किया है, बिगिनर ये स्टार्ट किया एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू हम लोग आप लोगों का सपोर्ट है मैडम ऑलवेज, क्योंकि हमने भी एक जमाने में जब कहीं पे सीखने गए तो नो वन इज देयर, लेकिन एक बहुत अच्छा मीडिया हो गया तो इट्स अ गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, मैं 27-28 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन 2007 में वो इंसिडेंटली सेगल सिस्टम का एक लेक्चर मैंने भरा। उसके बाद वो लोगों के जो मेन ऑथर हैं उनके कांटेक्ट में आया और आई थिंक सो कि 2-3 साल हुए और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट आने लगे ये सिस्टम में, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं। जो मेरी लाइफ के जितने भी मुझे लगता है कि डिफिकल्ट केस जो, इसके लिए मैंने मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप लोग काम पूरा करते हो वहीं से हम काम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स को आपकी वेबसाइट का नाम भी यहाँ बता दीजिए। www.kotharihomeopathicclinic.com www.kotharihomeopathicclinic HOMEO है, HOMEO Still I'll write down in comment box. तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जैसे काम करते गए तो आई थिंक सो ICU सबसे वर्स्ट पीरियड जो मेरा लाइफ में आया कोविड। तो कोविड में आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन काफी सारे होम्योपैथ लोगों ने प्रैक्टिस बंद कर दी। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है कि मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ पे बैठ के मैं कोविड के पेशेंट देखता था 12 बजे तक एवरीडे 12। उसके बाद में जो कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ वहाँ पे मैं राउंड लेने जाता था। राउंड लेके मैं 4 बजे आता था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। 6-6:30 बजे वापिस मैं, मतलब 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मेरी नींद होती थी। उसके बाद फोन कॉल स्टार्ट होते थे। सप्ताह में 1 से 2 बार मैडम, मैंने शायद कितने स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर अटेंड किया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैंने 6-6 बजे सुबह लेक्चर स्टार्ट किया था। मैंने बोला कि हाउ वी हेल्प द जनरल पब्लिक, हाउ। तो एक मुझे समझ में आया कि अवेयरनेस के लेक्चर उस टाइम पे मेरे साथ 100 डॉक्टर ज्वाइंट होते थे। तो मैं सोचता था कि अगर एक डॉक्टर 10 पेशेंट शाम को क्योर कर देता है तो ये समाज की कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है। पूरी पैनिक सिचुएशन थी और अक्यूट केसेस है, तो उसी टाइम पे आपने तुरंत ही उसको मतलब स्प्रेड किया। डेफिनेटली। तो ये सब चीजों से क्या हुआ कि कोविड में मैंने
शायद रेयरली कोई होम्योपैथ डॉक्टर आईसीयू में गया होगा, और मैंने मेरे बहुत सारे केसेस वेबसाइट पे रखे हुए, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है कि आईसीयू में जाके कैसे पेशेंट होम्योपैथिक क्योर करते हैं। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, और आईसीयू के पेशेंट देखे थे सर आपने? मेरे पास सब काफी सारे वीडियो, आपको लगेगा कि कैसे ये सब हुआ। और वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, पैनिक सिचुएशन थी, तो आई थिंक कि होम्योपैथ को सीधी एंट्री भी मिल, को याद हो कुछ शायद 2 जुलाई को, हाँ, जब अपना डॉक्टर्स डे होता है 8 yes, उस टाइम के दरमियान अपना फर्स्ट एपिसोड कोविड का पूरा हुआ। उस टाइम पे डॉक्टर राज शर्मा, हाँ, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, और उनको बोला गया कि आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, लेकिन वन ऑफ द माय मिडल डॉक्टर, उन्होंने बोला कि कोठारी सर से कांटेक्ट करिए। ही वाज आल्सो एमडी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनकी फोन कॉल्स में हिस्ट्री लिया, मैंने उनको फोन पे हिस्ट्री लिया। उस टाइम पे तो वैसे भी हाँ पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको दवाई भेजा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, रोज जो मेरा जैसे एलोपैथिक वाला हिस्ट्री मिलती थी। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि वो भी हमें समझाना कि ये सिस्टम में हम कैसे कोर लेते हैं। मैडम मैं वो बाय द टाइम, हाँ। तो मैंने हार्डली शायद 3 या 4 मिनट उनकी हिस्ट्री लिया, और मेरे डॉक्टर्स को बोला कि इनकी ये 3 पुड़िया अपने को भेज दिए। अच्छा, बराबर। फर्स्ट पुड़िया भेजा, सेकंड डे पे हमने बात किया इट्स स्टेटस को, थर्ड डे पे मैंने बोला सेकंड पुड़िया ले लो, और थर्ड डे पे उनका रिकवर स्टार्ट हो गया। विद इन 5 डेज में आई थिंक सो इज कम्प्लीटली रिकवर। जो कोविड वाले लोग बोलते थे 21 डेज में रिकवर पेशेंट्स होता है। yes. उसके बाद मैंने बोला कि आप 7 डे पे आपका HSA करा रहे, सॉरी सिटी स्कैन करवा लो, एंड इट वाज सरप्राइज कि सिटी स्कैन वाला नॉर्मल था। तो उनके रेडियोलॉजिस्ट भी सरप्राइज हो गए विद इन 7 डेज। तो उनके रेडियोलॉजिस्ट भी सरप्राइज हो गए कि ये जो चीज होती है ये मिनिमम 21 डेज स्पॉट्स डिसअपीयर होने में लगती है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक्स टू टेस्टिमोनी वीडियो भेजा। अच्छा। एक दिन में 20 लाख लोगों ने, 20 से 40 लाख लोगों ने देखा, तो बोले कि कैसे पॉसिबल हो। और जब एलोपैथ डॉक्टर कन्फेस करता है कि मैं आज अगर क्योर हुआ हूँ, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से, वो भी 3 पैकेट्स आई गेस। हाँ, ओनली 3 पैकेट्स। हाँ। तो लोगों के लिए बहुत सरप्राइज था। और उस ML साइकिल 3 वर्ड આપીને ગયા। ये 3 वर्ड છે प्रेजेंट, persistent and predominant। એના ઉપર આખી સાયકલ સિસ્ટમ વર્ક કરે છે। તો what is the present? કે પેશન્ટ ડ્યુરિંગ સિકનેસ એના મેન્ટલ બિહેવિયરમાં શું ચેન્જ આવે છે, ધીસ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ। પરસિસ્ટન્ટ કે એ કમ્પ્લેન દરમિયાન કોન્સ્ટન્ટ શું ચાલ્યા કરે છે, અને પ્રીડોમિનન્ટ ઇટ મીન્સ કે એની લાઈફમાં એ કમ્પ્લેનથી શું ફેરફાર થયા। બસ એક્યુટ હોય, ક્રોનિક હોય, कोई પણ हमें कोई मायाजम कंसीडर नहीं करता। इसमें थोड़ा ट्रेन होना पड़ेगा ये सिस्टम। डेफिनेटली मैडम, शुरुआत में तो ये सिस्टम बहुत आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे एक टाइम जाएगा। हाँ। इसमें 3 फेज है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। फर्स्ट फेज इट्स वेरी इजी, लेकिन सेकंड फेज में क्या आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर सेकंड फेज आप क्लियर कर दिया तो थर्ड फेज इज वेरी वेरी इजी। आज कोई भी पेशेंट आते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई भी कितने भी केसेस होते हैं, अगर 10 केस भी आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे मेरा एवरी दैट इज एक्सपीरियंस। हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट जो हिस्ट्री देता है वो सुनते हैं, उसको हिस्ट्री सुनते हैं, उसमें से 1 2 3 4 ट्राई करते हैं कि जो भी रूब्रिक आते हैं वो रूब्रिक को उसके बाद पेशेंट के साथ कंफर्म कर लेते हैं एज पर आवर एक्सपीरियंस। तो ये रूब्रिक कहाँ से फॉर्म हुए होते हैं, मतलब दैट इज फ्रॉम आवर रेपर्टरीज ओनली? डेफिनेटली। ओके। आज कैंट की रेपर्टरी है, मर्फी की है, सिंथेसिस है, उसी के साथ उसी के ही है मैडम। जो रूब्रिक है वो सब साइलेंट पड़े हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर के कुछ लिमिटेड ड्रग्स हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ? बिकॉज़ आई एम नॉट नोइंग मच ऑफ इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इसमें पूरी मैडम कोई अनलिमिटेड मेडिसिन है और अनलिमिटेड रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स को हम जेम्स बोलते हैं। जेम्स मतलब अपने 2 दरिया के मोती है, अच्छे जेम्स निकालो, उसको यूज करते जाओ। अच्छा। और ऐसे ऐसे केसेस हम निकालते हैं कि कई बार हम भी सोचते हैं कि यार ऐसे केसेस ठीक हो सकते हैं। हाँ। बरोबर। तो आज जो 2007 के पहले मैं जो चीजें मिस करता था लाइफ में, और लेकिन 2008 9 10 एज पर हमारा एक्सपीरियंस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड का कोई भी केस आता है, आई स्टार्ट द मेडिसिन। उनको बोल देता हूँ कि आई ट्राई टू बेस्ट फॉर यू, डेफिनेटली। और हो सकता है कि 10 में से 8-9 केस में हम निकल भी जाते हैं। 1-2 केस में नहीं निकलते, उसमें कई बार डीप पैथोलॉजी होती है, या उनको बोलते हैं कि आपकी जो भी बाकी की लाइफ है वो बेटर जाएगी। तो सेगल सिस्टम कभी भी प्रिजुडाइज नहीं होने देती कोई डॉक्टर को। अच्छा। माइंड में क्लियर रहता है कि भाई हाँ, क्योंकि जो पेशेंट बोलता है उसको सिंपल और 100% मेंटल बेस पे ऊपर आधार है। हम लोग फिजिकल पे जाते हैं। इसमें पैथोलॉजी भी हम वहीं पे आएंगे सर, कि आप बताते हो कि बहुत सारे केसेस आप सर ने देखे हैं, इनक्योरेबल केसेस के लिस्ट जो हम बोले, जैसे कि SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है,
ऑटिज्म है, ADHD है, सर ने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं ये सारे केसेस में, एंड लॉन्ग फॉलोअप के साथ। ऐसा नहीं है कि बस टेम्पररी है, पेशेंट इज देयर स्टिल। सर ने सारे वीडियोस भी अपने वो यूट्यूब चैनल पे रखे हैं। तो हम वही पूछना चाहेंगे कि सर आप कैसे एंटर हुए, मतलब कैसे कॉन्फिडेंस आया, चाहे जो भी सिस्टम करे, होम्योपैथी इज देयर फॉर क्योर, हेल्प आउट द पेशेंट, पर पहुंचना तो हमें एक दवाई पे है। डेफिनेटली। तो वो मेडिसिन तक पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, और उसके साथ कॉन्फिडेंस चाहिए, विजन चाहिए, पैथोलॉजी चाहिए। जैसे हम रूब्रिक से एक दवाई के साथ पहुंचते, पर पैथोलॉजी को कैसे सर आप कंसीडर करते हैं, और आप अपने फर्स्ट इनक्योरेबल केस को कैसे ठीक किया, कैसे लिया, क्या दिक्कतें आई, वो बताइए सर। देखो मैडम, सबसे पहले एज पर होम्योपैथी वी क्योर द पेशेंट, नॉट द डिजीज। बराबर। तो चाहे कितने भी डायग्नोसिस नहीं चाहिए। अब समझ लो, मैंने आपको सिंपल एग्जाम बताया कि कोविड में जो पेशेंट में फर्स्ट आईसीयू में देखने गया, तो वो पेशेंट को क्या था मुझे तो पता ही नहीं था। सब कोविड वाले ही थे, सबकी दवाई अलग, सबकी दवाई अलग। जैसे वो पेशेंट ने, मैंने उसको बोला कि मुझे इन्होंने भेजा हुआ है, बराबर। उनका पहला ऐसा था, अच्छा सर आप मुझे ठीक कर दोगे? बोला हाँ ठीक है सर, दवाई दे दो। बाकी कोई कन्वर्सेशन नहीं। दिस इज माय कन्वर्सेशन। मैं जो मेरी दवाई 5-7 जेब में, एक जेब में लेके घूमता था, उनकी जेब में मुंह में डाल दी, बरोबर। उन्होंने जस्ट मेरी आंख में दोबारा पूछा, सर आप सही में ठीक कर दोगे? मैंने बोला हाँ सर। ये जो वीडियो जो मैंने अभी आपको कन्वर्सेशन दिखा है, ऐसे 3 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। तीनों पेशेंट की मेडिसिन सेम है। आज वो पेशेंट कंप्लीट क्योर होके अपनी लाइफ में घूम रहा है, और वहाँ के एलोपैथ जो लोग पल्मोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो लोग भी सरप्राइज है, क्योंकि वो सब मेरे फ्रेंड्स थे। बोले कोठारी हमने क्या उखाड़ लिया, अब तुम भी देख लो तो क्या करते हैं। हमें तो चांस ही मिला था कोविड में, हमारे पास तो चांस था। जब अपने बोलते हैं ना कि जब आपके पास कोई भी क्राइसिस आती है तो इट इज बिग अपॉर्चुनिटी, आपका बेस्ट आउटपुट। डेफिनेटली। और उसी टाइम पे मैंने यही काम किया। मैंने थ्रू आउट द कोविड मैंने कोई वैक्सीन भी नहीं ली, ना मेरे फैमिली मेंबर को लेने दी, इवन ना मेरे कोई जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे बैठते थे ना किसी को लेने दी। अच्छा, बराबर। और मुझे आई थिंक कोविड हुआ भी नहीं। आई एम द सेफ एज पर अपने होम्योपैथ वैक्सीन में तो मानते ही नहीं है। हाँ सही है सर। तो पैथोलॉजी को कैसे आप मेंटल रूब्रिक लेके आप बताए कि केस के थ्रू के कैसे? देखो अब आप जो बता रहे हो कि 2006-7 के पहले मेरे पास जितने केसेस आए, तो आई थिंक डीप पैथोलॉजी वाले केसेस को मैं क्योर करता था, लेकिन एक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। क्योंकि शायद हो सकता है कि जो भी सिस्टम से मैं प्रैक्टिस करता था उसमें शायद मैं मेरा 100% इनपुट नहीं दे पा रहा होगा। आई नेवर ब्लेम द सिस्टम। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार कोमा वाले पेशेंट कैसे क्योर करे, ADHD वाले कैसे क्योर करे, शायद हम ही नहीं समझ पाते। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट आते हैं तो कैसे क्योर करे। जिसको एक खास अभी बहुत चला है सोरियाटिक आर्थराइटिस। उस जमाने में मेरा सबसे पहला पेशेंट 2004 में आया था। अच्छा। और मैं आपको आया कन्फेस कि वो पेशेंट एक्सपायर हो गया था, बरोबर। तो मैंने बोला कि यार या तो होम्योपैथी गलत है या तो मैं गलत हूँ, बरोबर। और ये सोरियाटिक आर्थराइटिस तो बहुत डीप रूटेड, मतलब इट्स ऑटो इम्यून ही बोल सकते हैं ना, ऑटो इम्यून ही है, बरोबर। उसके बाद सेम केस 2007 में मेरी सेगल सिस्टम में एंट्री हुई, और आफ्टर 6 मंथ अगेन 2007 एंड ऑफ और दिसंबर के, ऐसा मुझे याद है, एक और पेशेंट वाया मेरे पास राजस्थान से आया, इसी का सर, सेम सोरियाटिक आर्थराइटिस का। वो पेशेंट ने बोला सर होम्योपैथी से ठीक होगा। मैंने बोला कितने होम्योपैथ के पास घूम के आए? तो बोले सर राजस्थान के तो 3-4 बहुत टॉप मोस्ट। तो मैंने बोला मेरे पास कैसे, अगर टॉप मोस्ट ने कुछ नहीं। बोले सर आपका बहुत अच्छा नाम सुना हुआ है। तो मैंने सर उस टाइम पे सीधा मेरे सर को फोन किया। मैंने बोला सर सोरियाटिक आर्थराइटिस का पेशेंट। बोले उसमें क्या है? आपने कहा पेशेंट ठीक करते हैं, डिजीज को ठीक करते ही नहीं है, पेशेंट को क्योर करते हैं ना। जैसे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं वैसे तो सिस्टम, तो सेगल सिस्टम का हर डॉक्टर, हर फॉलोअर्स मिनिमम पोटेंसी से काम स्टार्ट करता है, यानी 3x से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने उस पेशेंट को, आज भी मुझे याद है कि आर्सेनिक 3x, अच्छा, उसको स्टार्ट किया सिंगल डोज। और बिलीव नहीं करोगे कि मैंने पेशेंट को 15 दिन के बाद बोला कि आप राजस्थान से फॉलोअप में आना। पेशेंट बोला नहीं सर कोई आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। वो रुक गया। 15 एवरी वीक मेरे पास आने लगा। सर थोड़ा बताइए क्या सिम्टम्स थे और क्या रूब्रिक लिए, जो भी अगर याद है 2-4। चलो सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेशेंट, सबसे पहला तो सोरियाटिक आर्थराइटिस आपको समझ में आ गया कि सोरियासिस ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, बरोबर। आर्थराइटिस साथ में होता है ना, इट मींस कि सोरियासिस बॉडी के बोन्स तक चला गया है,
राइट। तो पेशेंट की कंडीशन ये होती है कि पेशेंट अपना हाथ भी नहीं उठा सकता है, पैर भी नहीं उठा सकता है, वी वांट द हेल्प टू एनीवन, ये कंडीशन आ जाती है। बैठने उठने में सब जगह में पेशेंट को इतनी तकलीफ होती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। राइट। तो ये पेशेंट ने सबसे पहला जब राजस्थान से आया तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम इतने दूर से ये सब, तो मेरे जो माइनर 2 डिफरेंसेस थे, मैंने जो उसकी हिस्ट्री लिया तो वहां पे वो डॉक्टर का नंबर लेके आया था। तो डॉक्टर को राजस्थान में मैंने सीधा फोन किया, मैंने बोला आपको क्या दिया था? तो उसने मुझे एक आंसर सरस दिया, बोले सर हम लोगों ने तो यहाँ पे हम थेरापेटिक काम करते हैं, तो हमने तो हमारे थेरापेटिक के हिसाब से दिया। अच्छा। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। फिर मैंने उस पेशेंट को सीधा क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला इससे आपकी, हम लोग जो जनरली कोई केस में प्रिजुडाइज नहीं होते, हम पेशेंट को सीधा ही क्वेश्चन करते भाई आपका नाम, ये सब पूछने के बाद ये बीमारी की वजह से आपकी रूटीन लाइफ में क्या परेशानी आती है? अच्छा। बीमारी के बाद में तो सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा यानी कैसा? तो सर हम चलते हैं, वॉक करते हैं, लोग पीछे से देखते तो सोचते कि यार ये क्या बीमारी हो गई है, लोग मेरे पे फिंगर रेस करेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे। तो मैंने बोला उसमें क्या? अरे सर आपको लगता है आबरू चली जाती है, आपको पता है कितना डर लगता है ये सब। मैंने बोला यार ये, बोला ठीक है चलो और कुछ। फिर उसकी वाइफ बैठी थी, तो उसकी वाइफ ने बोला कि सर है ना ये बीमारी की वजह से ये इंसान इतना वर्स्ट हो गया है कि कई बार हमको मारने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है, जो आज तक पहले नहीं था। तो बोले सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं या तो पेशेंट को ठीक करो या तो हम इसको छोड़ दे। मैंने बोला बेन आप इतना कंट्रोल करो क्या? परेशान हो गए। बोले हाँ सर क्या बोलता हूँ सर, सर जिसकी कोई लिमिट नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं था। 15 साल से जब से ये परेशान हुआ है, मतलब बिजनेस तो खत्म हो गया है और पैसे छूटते नहीं है। हम बोलते हैं यहाँ दिखाने चलो, वहाँ दिखाने चलो, अब पानी मांगते हैं तो पानी लाओ, उसके पहले तो गंदी गालियां बोलना शुरू कर देता है। अच्छा। मतलब बहुत खराब नेचर हो गया है। मैं भी सरप्राइज किया यार ऐसी तो क्या मेडिसिन होगी। फिर मैंने उसका स्टडी किया तो मुझे उस टाइम पे मेरा बहुत स्टडी रहता था, आज भी रहता है। तो एक सिंपल रूब्रिक समझ में आया, बाइटिंग टम्बलर। बाइटिंग टम्बलर। अच्छा। टम्बलर यानी क्या बोलते हैं, जिससे अपने पानी पीते हैं या जिससे, तो अब जिस ग्लास से अपने पानी पीते हैं उसको काटेंगे नहीं, लेकिन काटने की कोशिश करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वाइफ उसकी केयर करती है, उसको ही वो बंदा परेशान करता है। बराबर। सिंगल आर्सेनिक। फिर और एक रूब्रिक मुझे समझ में आया, तो वो 2 रूब्रिक के, एक और रूब्रिक है फियर ऑफ। सर आप कौन सी रेपर्टरी में उस टाइम पे देखते थे? उस टाइम पे भी सिंथेसिस उस टाइम पे 7.1 थी। अच्छा। और उसके बाद 8.1 लॉन्च हुई, बाद में 9.1, 10 और अभी तो रडार ओपस आ गया। बरोबर। तो अभी तो हम लोग 9.1 या 10 यूज करते, पर मैक्सिमम मैडम मैं सबको ऐसा बोलूंगा कि या तो आप कंप्लीट रेपर्टरी यूज करो, इट्स अ गुड रेपर्टरी। मर्फी आप ऑप्शन में ले सकते हो। और सिंथेसिस 8.1 जो अगर आप जो भी वर्ड पेशेंट ने बोला उसका सिंपल रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। अगर आपने तो सर इसमें एक रूब्रिक मिलेगा तो भी आप देते हो या जनरली कुछ क्राइटेरिया रहता है कि 3/4 मिले, कि इससे हमें पता चले कि एक्चुअली जैसे आपने इसमें बताया कि पेशेंट को पसंद नहीं था, मतलब उंगली या इज्जत की बात हुई, उसका तो वैसे मेजरली होता है ना रूब्रिक है आपको फियर ऑफ नोज कटिंग। नोज यानी क्या बोलते हैं, कि अपना नाक कट गया। अब नोज का मतलब अपने एक मेटाफोरिकली क्या बोलेंगे कि भाई मेरी इज्जत चली जाएगी। यस सर। बराबर, ये चीज है। और यहाँ पे काफी लोगों में नहीं दिखने मिलता है जनरली, जो इंडियन पब्लिक है। तो क्योंकि ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। पर कभी होता है कि हर एक को ऐसा होता है ना इज्जत का, तो मतलब मैडम पर नहीं होता, पेशेंट नहीं बोलते। एक्चुअल में पहले भी जब मैंने ये सिस्टम में प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि सब एक जैसे ही है। जैसे मैं आप याद करो कि जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ते थे तो आपको हर मेडिसिन अपने लगते थे। बरोबर। ऐसा ही था कि जब सिस्टम में एंटर हुआ तो ऐसा लगा कि यार ये तो सब एक जैसा ही है। और जैसे हम फेलर हुए, डिफरेंशिएट करते गए, फिर समझ में आया। तो मैडम आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एक एक रूब्रिक पे आसानी से दवाई दे सकते हो। मैंने मेरी वेबसाइट में एक्सपीरियंस आएगा डेफिनेटली, मैंने मेरी वेबसाइट पे एक 100 रूब्रिक का वर्जन डाला हुआ है। अच्छा। उसमें से मैं मानता हूँ कि आपके 20% ओपीडी तो वहां से चल जाती है।
अच्छा, पेशेंट यही वर्ड बोलते हैं और यही वर्ड पे आपको सीधा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है सर ने। एक्चुअली जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग प्रैक्टिस होम्योपैथिक करने में ये सोचते हैं कि कैसे ब्रेड बटर निकाले, पर दिस इज वन वे यू कैन सी द रिजल्ट। डेफिनेटली। यस, तो सर इसमें हम सेकेंडरी सिम्टम्स को भी कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं ना ऑर्गेनन में, तो ये जो है कि भाई जैसे ये इंटरप्रेट करते हैं, तो उसमें कभी हम बायस नहीं होते कि प्राइमरी जो बेसिक सिम्टम्स है डिजीज के, मतलब मैं अभी भी वही पूछ रही हूँ कि पैथोलॉजी एंड माइंड को आप माइंड रुब्रिक सिलेक्ट करते हो और आपको रिजल्ट मिल ही जाता है, पर चलो कभी कभार पेशेंट नहीं बोलता है या कुछ नहीं मिलता है और पैथोलॉजिकल केस है, तो हम कैसे इसमें जाते हैं आगे? देखो मैडम, सबसे पहले तो हम लोगों ने सब मेरे स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि नहीं मिलते वो भूल जाओ। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि कैसे मेंटल नहीं मिलते, तो हमारे सर ने बोला वो जस्ट लैक ऑफ विजन। हाँ, बराबर। आप सोचो कि मुझे 100% मेंटल लेना है तो 100% मेंटल मिलेगा, चाहे 2 दिन का बच्चा हो, चाहे 5 दिन का बच्चा हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन से भी ऑब्जर्वेशन। इवन मेरे कोमा वाले पेशेंट है, मैंने बोला ना कोविड में मैं आईसीयू में ऐसे ऐसे पेशेंट निकाले। एक बॉम्बे का वीडियो अभी मैंने रखा हुआ है, तो वो भी प्लीज बताइए कोमा में आपने कैसे ऑब्जर्व किया, वही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो आप बता रहे हो कोमा, तो कोमा वाले पेशेंट में राजस्थान हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने गया। वो लेडी थी, यंग लेडी, कोमा में चली गई। तो मैंने उनको, अब उनके पास तो क्या, लेकिन उसका फेस, जब आप माइक जिसको आपने बोलते हैं ना कि होम्योपैथ फिजिशियन मस्ट बी कीन इन ऑब्जर्वर, यस सर, मैंने उसका फेस देखा तो 24 आवर से वो कोमा में थी और जस्ट ग्लूमी और सैड फेस था, जैसे लगा था कि उसके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो मैंने उनके फैमिली मेंबर को उसके बाद पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ था ये। अब कोमा का केस हम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको मैंने सिंपल पूछा उनके हस्बैंड को कि भाई जब ये कोमा में गई उसके पहले क्या हुआ, जरा मुझे इतना हिस्ट्री बता दी। तो उसने बोला कि सर एक्चुअल में 1 वीक पहले फीमेल चाइल्ड हुई है, बरोबर। अच्छा। और मेरे और मेरे वाइफ के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट हो चुका, तो मैंने उसको मारा। अच्छा। और वो उसके बाद वो कोमा में गई है। ओके, बरोबर। मैंने बोला ठीक है। अब डॉक्टर्स ने तो बोला कब कोमा से बाहर आएगी, उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं क्या हुआ। यहाँ पे मैं सीधा सिंपल सी इग्नेशिया 3x उनके मुंह में मैंने बोला कि पुड़ी आप डाल दो, 48 आवर्स में मुझे बताना। बोले सर ये लोग तो बोल रहे कब आएगा। मैंने बोला किसने भेजा है आपको? जिसने भेजा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, 10-12 घंटे हुए। उनके रिलेटिव मुझे बोले सर पेशेंट तो कोमा में से बाहर आ गया। बोले सर क्या किया? मैंने बोला मुझे जो आपने बोला था मुझे मेरा काम करना था वो कर दिया है, बरोबर है। तो मैडम ऐसे ही कोमा वाले पेशेंट को हम निकालते हैं। कई बार जरूरी नहीं कि हर पेशेंट निकलते हैं। तो सर कई, हाँ मैं वही पूछने वाली थी कि कई पेशेंट में देर भी लगती है, डिपेंड्स ऑन कितना डीप सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो आप कैसे तब हैंडल करते हो रिलेटिव्स को, या आप कैसे कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, आ जाएंगे, वी हैव टू वेट? क्योंकि उस टाइम पे हम भी पैनिक नहीं होने चाहिए। जैसे क्योंकि मैडम एक्सपीरियंस, आज जितना कई बार कोमा वाले पेशेंट तुरंत अपने पास आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम तो क्या होता है, पहले तो हॉस्पिटल वाले 2-4 महीने अपना काम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद उनसे काम नहीं होता है तो पेशेंट को बोलते हैं लेफ्ट ओवर ही केस आते हैं। हाँ आप घर पे ले जाओ, घर पे हॉस्पिटल बना दो, आईसीयू घर पे बना दो, और उसके बाद वो ऐसा चलो लेट अस ट्राई फॉर होम्योपैथी ऐसा करके बुलाते हैं। तो कई बार कई पेशेंट में हमने देखा कि रिजल्ट नहीं आता है, और कई केस में हम बेस्ट ट्राई करते हैं तो बहुत फटाफट रिजल्ट आ जाता है। सेम हिस्ट्री उस टाइम पे, जिसको मैंने आपको ये 3 वर्ड हमारे माइंड में पहला ही होता है कि भले पेशेंट आफ्टर 6 मंथ भी मेरे पास आए, लेकिन आई वांट ट्राई टू फाइंड द प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट कहाँ से निकलेगा कि वो उसकी लास्ट आप पूछो पेशेंट के रिलेटिव को कि भाई ये उसकी पास हिस्ट्री में क्या था लास्ट 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलता ही मिलता है। अच्छा। और उसको हम सीधा रूब्रिक में कन्वर्ट करके उसकी चाहे कितनी भी डीप पैथोलॉजी हो, लेकिन मेडिसिन देते हैं। कई बार 3x से स्टार्ट करते हैं तो नहीं मैडम हम नेक्स्ट पोटेंसी में ही जाते हैं। हम लंबा वेट नहीं करते जब ऐसी कंडीशन में 3x 630 200 1m 10m 50m cm तक भी चले जाते हैं। अच्छा। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं पेशेंट में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा। और सम टाइम में रिजल्ट बहुत जल्दी। दैट इज समथिंग ट्रेनिंग यू हैव टू लर्न विद दिस सिस्टम कि कैसे पोटेंसी ओनली फॉर एक्सपीरियंस मैडम। हाँ, और वो समझना भी जरूरी है। ओनली फॉर ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। सब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कुछ आगे से? हाँ, मेरे पास मैडम हर पेशेंट का हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा। उसके फॉलोअप से लेके सब कुछ। हाँ, क्योंकि हमारे होम्योपैथिक में चाहे जो भी सिस्टम्स हम कर रहे हैं काम, हमेशा यही दिक्कत रहती है कि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, आपका प्रूफ दिखाइए वो। हाँ, एक्चुअल में मैडम क्या है कि एक सिंपल समझो कि अपने आर्सेनिक बोलते थे, आर्सेनिक से कितने सारे पेशेंट क्योर होते हैं, कितनी बीमारियों वाले, कितनी एरिया भी कवर होते हैं, कितनी बीमारियों वाले आप समझ लो कि क्योंकि
जो आर्सेनिक का पिक्चर बनाता है वो तो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट में फंस जाता है, और हम लोग आर्सेनिक के अलग अलग अब मैंने समझा आपको ये बाइटिंग टबलर आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, नहीं। फियर नोज कट ऑफ का ऐसे सुना ही नहीं होगा। ऐसे सिंगल रूब्रिक वाले हजारों रूब्रिक है। यहाँ से आर्सेनिक ये सारे सिंगल है सर सिंथेसिस आर्सेनिक में मैडम 120 कितने खाली फियर के रूब्रिक है। मैंने उसके ऊपर एक लेक्चर लिया हुआ है और पूरा लेक्चर मैंने उसके ऊपर डाला हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा। अब लोगों को ये पता नहीं है कि आर्सेनिक के फियर कितने टाइप के हैं। मैंने अलग अलग स्टाइल से इतने सारे लेक्चर लेके उसके वीडियो सब मैंने डाला हुआ है कि प्रैक्टिस में आपको इतने हेल्पफुल होंगे। सही है। टारगेट एक ही रहता है एक्चुअल में क्या मैडम कि लोग आने वाला पेशेंट और डॉक्टर दोनों को टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। कोई पेशेंट भी जल्दी लंबा बैठना नहीं चाहता है। आखिर पेशेंट ही खुद अब बोलते हैं ना कि आप घंटा 2 घंटा तो चलेगा केस, किसी को नहीं भी कंफर्टेबल। हमारे यहाँ पे मैं 5 मिनट में केस पूरा करता हूँ, 3 मिनट में पूरा करता हूँ, तो बोले सर हम तो मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि आप 1-2 घंटा लेंगे। पर सर आप वहां तक पहुंचते उससे पहले तो पूरा कोर्स समझ के सिस्टम समझ के इतना एक्सपीरियंस लेके पहुंचते हैं, नहीं कि आज अगर मैं चलो ट्राई कर रही हूँ तो कल को मैं 2 रूब्रिक पे दे पाऊंगी, ऐसा नहीं है। जब स्टार्ट करोगे आप समझ लो कि हिमालय चढ़ना है, पहले से सोचेंगे बड़ा हिमालय कैसे चढ़ पाएंगे, तो पॉसिबल है। एक बार चढ़ना तो शुरू करो। दैट्स व्हाट आई कन्वे टू व्यूअर्स ओनली कि वो पूरा ठोस बेस समझ के उसको पूरा डाइजेस्ट करके ही हम ये लेवल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा जो हम लोग कुछ नया नहीं निकालते, जो रिटर्न है ऑलरेडी बुक्स में, सब रेपर्टरी में जितने साइलेंट रूब्रिक पड़े हुए वही रूब्रिक पकड़ते हैं। समझ लो कोई पेशेंट आके, मैं एक सिंपल एग्जांपल, रेयर बोल सकते हैं? नहीं मैडम, कैसे रेयर बोल सकते हैं? रेयर तो कहाँ पे अपने रेड लाइन पे लिखा हो तो उसको रेयर बोल सकते हैं। जो हमने पढ़े नहीं है वो निकाले हैं हमने। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एमएल सहगल ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आपको सफेद दाग वाला पेशेंट आया, हम लोग सीधा पूछते हैं क्या परेशानी है? सर कहीं बढ़ गया तो ओके चलो और कुछ बताना है? लोग क्या कहेंगे ये सबको पता चल जाएगा सर? नहीं, अगर वो बोलता है कि और कुछ बताना है, नहीं सर मुझे, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि अब हमारी मेडिसिन तो एक कंफर्म हो गई, क्योंकि उसके लिए वही एक पॉइंट मेन था। हम अगर पूछते भी इससे सोशल कंसर्न, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जो फर्क पड़ता है वो मुझे ही पड़ता है। अच्छा ओके, अब इसका सिंपल एक ओपियम का रूब्रिक है, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। उसमें ओपियम सिंगल है, हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट पूरे बॉडी में चाहे कोई वेटिलिगो क्यों नहीं, वो क्योर हो जाता है। फिर सर आप कैसे डिसाइड करते कितना वेट करना है? ये वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर है। हाँ, कब रिपीट करनी है? मैडम देखो रिपीटेशन, मेरी जैसे देने जाएगी तो दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन तो सोचेगी कुछ तो रिजल्ट दिखे। देखो मेरा एक विटिलिगो वाले केसेस में एक सिस्टम है कि मैं पेशेंट को मिनिमम 3 मंथ्स की दवाई देता हूँ। अच्छा, मिनिमम 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि मेडिसिन का रिजल्ट 3 मंथ में स्टार्ट, तो वो पेशेंट तब तक शांत रहता है। डेफिनेटली पेशेंट को हम पहले ही दिन जब दवाई लेने आते हैं तो उनको प्राइमरी एक्शन अपनी क्या होगी, सेकेंडरी एक्शन क्या होगी, वो सब समझा देते हैं। अच्छा, तो पेशेंट हमारे साथ मेंटली प्रिपेयर होकर चलता है कि मुझे इसी प्रकार से चलना है। वो सही है बिल्कुल, अदरवाइज तो पेशेंट भी अपना इतना अपने को डाइवर्ट कर देता है। एग्जैक्टली मैडम, अपने होम्योपैथ क्यों फेलर होते हैं मैं आपको, क्योंकि वो पैनिक होगा, हमें करेगा मैम 15 डेज हो गए कुछ चेंज नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ है, महीना हुआ, पर वो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बताइए। मैडम हर आने वाले पेशेंट को, हाँ, हम समझ लो कि आज सुबह बेंगलोर से मेरा एक पेशेंट आया, उसको एक्जिमा था दोनों फुट में, तो मैंने उसको क्लियर समझा दिया कि 15 साल का एक्जिमा है, तुम्हें 2 साल वेट करना है। और मुझे बोले सर बेंगलोर से मुझे आना नहीं है, मैंने बोला आपको आने की जरूरत नहीं, आप वीडियो कॉल से बात करते हैं। अभी मैं 2 महीने की दवाई देता हूँ, आपको प्राइमरी एक्शन में ऐसा होगा, आपके ऑइंटमेंट सब बंद कर दो, सेकेंडरी एक्शन ऐसा आएगा, आपको मुझे कॉल करना है। अच्छा, बरोबर, उस टाइम पे हम एक एक्स्ट्रा एसएल देके रखते हैं कि ये स्टार्ट कर देने की, ताकि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। उनको हम पूरा भी हेल्प करता है, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अपना वे ऑफ मेडिसिन का क्या रहेगा ना, वो पूरा मैडम उसको समझा देना है। तो उससे पेशेंट है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऐसे पेशेंट है 3 साल 4 साल से बहुत लंबी बीमारियों के साथ चल रहे हैं, और काफी क्योर होने की तैयारी है। ऐसा वो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ हमको ऐसा, और उनका कॉन्फिडेंस भी बनता है ना फिजिशियन में कि इनको पूरा खबर है, बिल्कुल जैसे बता रहे वैसे ही हमें क्योर मिल रहा है। ये अपने क्यों फेल होते हैं मैडम, अपने पास पेशेंट आया ना तो अपने क्या करते हैं, उसको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पेशेंट को भी आपके अंदर एक ट्रस्ट टेम्पररी बढ़ जाता है। बराबर, जैसे ही वो आपने बोला वैसा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार सिमिली मम जाए, तो पेशेंट तो इमीडिएटली मैडम अब कब तक। और सर ऐसा भी होता है, मैं खुद की बात करूँ कि हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कब तक, तो पेशेंट अगर आके बोलता है 15 दिन महीने में कि
कुछ एक 1% भी फर्क नहीं है, तो हम भी एक बार सोचने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इतना पुराना है, इट विल टेक अ टाइम। आपने बताया वैसे प्राइमरी पेशेंट को पहले समझा दो ना, पहले से पेशेंट को कन्विंस कर लो। तो मुझे लग रहा है कि ये दिस इज वन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। डेफिनेटली, यस सर। और है ना मैडम, देखो दूसरी सिस्टम में पता नहीं है, लेकिन हमारी सिस्टम का एक वे है कि आप जब फर्स्ट वॉल्यूम हमारा सैगल सिस्टम के टोटल 16 वॉल्यूम है, उसको आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि पेशेंट को देने के बाद एक्सपल्सन, अपनी जो डिजीज की जर्नी है वो कैसे रहेगी। बरोबर। आज उस पेशेंट को जो मैंने कोविड के डॉक्टर राज शर्मा को मैंने जब दवाई दी, तो मेरी मेडिसिन उसी जर्नी के हिसाब से काम करती थी। 5th डे पे वो डिजीज पीक पे जाता है और उसके बाद अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। बरोबर। तो हम पेशेंट को भी समझा देते हैं कि कुछ भी हो आपको मुझे कांटेक्ट करना है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th डे पे। अच्छा, बरोबर। उसके बाद तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होता है। तो ये एग्रावेशन थ्योरी होती है? एग्रावेशन नहीं बोल सकते मैडम, एग्रावेशन में पेशेंट परेशान होता है, लेकिन इसमें हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एक्सपल्जन। अब जब बॉडी में टॉक्सिन्स कोई भी डिजीज के है तो बाहर तो निकलेंगे। आइदर अभी मेरे यहाँ पे एक पेशेंट को विटिलिगो था, उसका एक्सपल्जन आप बिलीव नहीं करोगे, स्टाई के रूप में बाहर आया। रिकरेंट एवरी वीक स्टाई होने लगी। तो वो आपको कैसे पता चला सर कि ये एक्सपल्जन है? मतलब हाँ, वही बता रहा हूँ आपको। एक्सपल्जन में पेशेंट ऑलवेज आफ्टर एक्सपल्जन ही फील्स बेटर। वो बोलेगा सर अच्छा ये हुआ ना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एक कैंसर के पेशेंट को बड़ौदा का था, तो उसने मुझे 5वें या 7वें दिन कॉल किया, बोले सर आज 40 डायरिया हो गया। मतलब अभी बोले मैं तो घूमता फिरता हूँ। बोला दूसरी दवाई, हाँ नहीं तो अगर वो मेडिसिनल डिजीज होता तो डेफिनेटली ही फील्स वीक। तो हमारे मगज में होता है कि इसका एक्सपल्जन आएगा, तब क्या करना है। इट्स मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी होम्योपैथ। अपने काफी सारे होम्योपैथ को एक्चुअल में मैडम क्या है कि पास हुए क्लिनिक खोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई एक्सपर्ट के अंडर में बैठो, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग लो 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, उसके बाद आप प्रॉपर स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार आपको मेडिसिन आपकी राइट होने के बावजूद यू आर फेलर बिकॉज द मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी वीक। एब्सोल्युटली राइट सर, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि अगर राइट मेडिसिन भी शायद मिल जाती है, पर उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रेडिक्ट करना है, कब रिपीट करना है, कैसे पोटेंसी देनी है, वो सारी पूरी एक सिस्टम के ही साथ अटैच चीज है। बिल्कुल सही। इसके लिए मैडम लास्ट हमने 29-30 को अप्रैल को एक लेक्चर लिया था मैंने यहाँ पे। उसका पूरा रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे रखा है। उसमें मैंने 3 घंटे का हाउ टू मैनेजमेंट इन आवर केस टेकिंग, उसके ऊपर पूरा 3 घंटे का मैंने लेक्चर लिया हुआ है। सही में कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर को वो हेल्पफुल हो ऐसा लेक्चर। अगर आपको इंटरेस्ट है और देखना है तो सर की जो मैं लिखूंगी उनकी ये यूट्यूब चैनल और उसका डिस्क्रिप्शन, तो आप जाके देख सकते हो। यस सर।